मैथ का रिवीजन क्लास शुरू किया हूँ। इस रिवीजन क्लास में मैं आप सभी को बता दूं कि 21 जनवरी का पेपर है और आपका 17 जनवरी का पेपर मैथ पेडागोजी 2 सेशन एक साथ कराऊंगा। मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से और कम समय में रिवीजन करा दूंगा और समझा करके। पूरे विश्वास रखिए, जो मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग जान रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं ना वो लोग नहीं जान पाते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 वीडियो देखें, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लगता है मेरा चैनल आपको, है ना। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैथमेटिक्स पेडागोजी आप लोग रिवीजन करके ही जाए। तो शुरू करते हैं आज का 21 जनवरी का पेपर सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद 17 जनवरी का पेपर बताऊंगा जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका। तो प्रथम प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिख दिया। 305 नहीं लिखा, वो अपने मन से लिखा, सोचा क्या 30 और 5 35 हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, बताए भाई। यह बता कर कि गलत है और उसको सही उत्तर, देखिए गलत सही कभी भी आता है ना दोस्तों, तो ये गलत ही जाता है। श्याम पट पर सही उत्तर लिख देंगे, इससे भी सही श्याम पट पर लिख देने पर सही उत्तर तो गलत हो जाएगा। उसको अपनी कॉपी में 10 बार, ये जो है 10 बार लिखा हुआ है, ये आपका गलत है। उन्हें मूर्त पदार्थ के विनिमय नियम साझा करके बताएंगे दोस्तों। तो जिन्होंने डी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ आपको ट्रिक मिलेगा और समझा करके बताया जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा। जब तक आपका सीटेट एग्जाम नहीं हो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि टोटल पेडागोजी फिर से रिवीजन मार दूँ, ताकि आप लोगों को फिर से बेटर हो जाए तैयारियाँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। प्रतिचित्रण के पहलू कौन से विद्यमान है, तो गणित में दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिचित्रण बोले तो मानचित्र में लिख लीजिए क्या क्या होता है। मानचित्र में मानचित्र का अर्थांकन होता है, बिना पैमाना वाला भी आलेख होता है और संकेत का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बिना पैमाना का भी होता है, पैमाने वाला आपका जो जा रहा है वो गलत जा रहा है, पैमाने के अनुसार ये गलत हो जाएगा। पैमाना माने फिक्स हो गया, अब बिना पैमाना जो हो गया अनफिक्स हुआ, तो आपका उत्तर जो जाएगा बी पर जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूरे ध्यान से जवाब दीजिएगा सभी कोई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। दोस्तों 1 to 5 में क्या पढ़ाई नहीं होता है वो बताना है। तो याद रखिए, पूर्णांक पढ़ाई नहीं होता है 1 to 5 में, ये सभी को पता है। पूर्णांक पढ़ाई नहीं होता है, कोण पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और एक और पढ़ाई नहीं होता है, उसका नाम है अनुपात। यही सब प्रश्न आता है, कोण, अनुपात और पूर्णांक, ये 3 चीज आप लोग नोट करें, जो बार बार रिपीट करते आ रहा है, ये सब पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन कहता है कि मानक का प्रयोग निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जा सकता है, बताए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि फिर से सुन लीजिए कि मानक का प्रयोग निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। देखिए, मानक का प्रयोग मैं आपको बता दूं, सबसे पहले संख्या बोध के लिए किया जाएगा, उसके बाद भिन्न, तब प्रतिरूप। ये आप नोट करने वाली चीज़ है, अगर आप इसको नोट नहीं करते हैं तो आपकी तैयारियां में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मानक का प्रयोग किसके लिए होता है, लिख लीजिए, संख्या बोध, भिन्न, प्रतिरूप, ये तीनों के लिए मानक का प्रयोग होता है, आप इसको नोट करें। आपके साथ ट्रिक तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो मेरे दोस्तों एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, मानक का प्रयोग कभी भी आयतन के लिए नहीं होता है, ये बात याद करें। तो जहाँ जहाँ आयतन होगा वो आपका गलत हो जाएगा,
ठीक है, और ना ही स्थानीय मान के लिए मानक का प्रयोग होता है। तो आप सभी कोई दोस्तों इसको नोट कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी में 4 चांद लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग है। भाई यहाँ पे तो भेदभाव हो गया, हुआ ना भेदभाव दोस्तों। और आपका बोल रहा है ऑप्शन बी क्या कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चे को गणित कठिन लगता है। क्या गांव से जो बच्चा आता है क्या उसको गणित कठिन लगता है, और जो शहर से आता है उसको कठिन नहीं लगेगा? ये बात गलत है दोस्तों। अध्यापक के विचार का असर गणित के सिखाने वाले प्रदर्शन पर पड़ता है कि अध्यापक किस प्रकार से सिखा रहा है, इसके प्रदर्शन पर पड़ता है। बहुत अच्छी बात बोला। यहाँ आपका उत्तर सी पर जा रहा है। जिन्होंने सी किया उन दोस्तों का सही जा रहा है। भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, भाई जितने लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, भाई विश्वास रखिए। और जो पुराने जुड़े हुए हैं या नए जुड़े हुए हैं, दोनों को मैं बोलना चाह रहा हूँ, सभी भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जरूर शेयर करें वीडियो को, ताकि मेरा भी थोड़ा सा जो चैनल है वो आप लोग के सहयोग से चल सके, ठीक है। तो आप लोग जितना शेयर करेंगे दोस्तों, मैं उतना सक्रिय रूप से और बेटर तरीका से बताऊंगा। और एक और चीज़, मेरे चैनल का खासियत मैं आपको बता देता हूं। और मेरे यहाँ खासियत, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलते हैं जो 3 साल से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बार मैंने 3 ही स्टूडेंट को पढ़ाया था, जो तीनों पास कर गया, और छठा चरण में इन तीनों को नौकरी लग गया। दूसरा का बैच मैं आपको थोड़ा सा सूचना दे देता हूँ। दूसरा का बैच में 3 के बाद में 6 स्टूडेंट आया, जिसमें 5 स्टूडेंट क्वालिफाई किए सीटेट में। और तीसरा बैच जो ऑनलाइन पढ़ा हुआ था, जिसमें 10 स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ने आए, जिसमें 9 स्टूडेंट ने सफलता पाया, 9 स्टूडेंट निकाल दिया। एक फेल कर जाता है हर साल। और अब की बार देख लीजिए रिजल्ट क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर कि क्या रिजल्ट जा रहा है ऑफलाइन क्लास का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अब कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ा का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा योजना उत्तम है। देखिए आंकड़े के बारे में कभी भी दोस्तों बोले ना मेरे साथियों, मेरे दोस्तों सुनिए ध्यान से, आंकड़े की बात कभी भी बोले तो सर्वेक्षण वाला ऑप्शन जरूर करके आइएगा, आपका 100% सही जाएगा। बात समझे ना। चलिए आपका उत्तर बी पर चला गया। तो आप लिख सकते हैं, आंकड़ा लिख करके सर्वेक्षण लिख लीजिए, तो आपका एक ट्रिक बन जाएगा और शायद कभी भी गलती नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज के जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले के किस स्तर पर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पे इतना विवाद है ना दोस्तों कि क्या कहा जाए, ठीक है। मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, आपके सीटेट का जो आंसर है वो स्तर 0 है, लेकिन अगर वेन हीले के अनुसार देखा जाए तो स्तर 0 में बच्चा समोसा को क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिभुज कह रहा है। सुन लीजिए, समोसा को क्या बोल दिया, त्रिभुज बोल दिया। तो स्तर 0 में दोस्तों सुन लीजिए, स्तर 0 में बच्चा ज्यामितीय नाम नहीं जानता है, इसलिए आपका स्तर 0 नहीं होगा। स्तर 1 में बच्चा ज्यामितीय नाम जानना शुरू कर देता है। तो क्या बोल दिया बच्चा कि समोसे का आकार कैसा है, तो त्रिभुज के जैसा है, त्रिभुज के बारे में जानता है, तब ना बोला भाई। तो स्तर यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन सीटेट आयोग ने अभी तक इस आंसर को 0 ही माना है, तो आप लोग 0 ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसको ऐसे ही चला रहा है लोग। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुन लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक रचनावादी कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। देखिए संरचनावादी गणित कक्षा का यही टॉपिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक लक्षण है जो संरचनावादी के बारे में बता रहा है। ऑप्शन बोलता है कि गणितीय परिभाषा को कंठस्थ करने की बात, भाई संरचनावादी होगा नहीं। केवल सही उत्तर, भाई ये भी गलत हुआ। विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों का ज्ञान महत्वपूर्ण स्रोत समझना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हतोत्साहित है, इसलिए आपका गलत हुआ। तो उत्तर जिन्होंने सी किया उन सभी भाइयों का सही जाते हुए नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित में स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। स्वरूप बोले तो गणित के प्रारूप
प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। स्वरूप में है ना कौन सा नहीं है, तो प्रतिरूप सम्मिलित है, सही बोला, लेकिन नेगेटिव खोजना है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, और सीमित जो है नेगेटिव जाता है, और यहाँ आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुन लीजिए, मजेदार तरीका से बता रहा हूँ आप लोगों को, ट्रिक से और समझा करके। भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे यहाँ कर ले, आप जो तैयारियां कर रहे हैं वो तैयारियां बेटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में क्या विद्यार्थियों में त्रिविम बोले तो दिक् स्थान, त्रिविम को क्या बोलते हैं, दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। फिर से बोला नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव तो बहुत जल्दी मिलता है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी को परिकलन करना। बी ऑप्शन बोला है कि इसकी कल्पना कर दी हुई रेखाओं पर मोड़ने के लिए एक कागज के टुकड़े कैसा दिखेगा। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, वास्तविक जीवन से है। निर्देश देना कि वह विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे निर्देश देना आपका नेगेटिव जा रहा है दोस्तों। पेंसिल की ऊपरी दृश्य में प्रादृश्य की सुमिलित करना है, तो सही है, लेकिन निर्देश देना कि विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, ये निर्देश देना आपका यहाँ नेगेटिव जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीटेट आयोग ने काफ़ी जो आंसर है अभी तक उसको अंधकार में ही रखा है, तो यहाँ पे सबसे बेटर जो हो जाएगा ए होगा। अब भाई कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ऐसे गलत है, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। त्रिविम सबसे पहले समझे, बोले तो 3D, त्रिविम बोले तो 3D, 3D बोले तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होना चाहिए। तो बताइए भारत के मानचित्र में आपको मानचित्र दिया जाए, दो शहर के बीच की दूरी को दिया जाए, एक यहाँ दिल्ली है, यहाँ मान लीजिए मध्य प्रदेश है, दो शहर के बीच की दूरी में क्या आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मानचित्र पर दिखाई देगा? नहीं देगा। ठीक है, लेकिन विद्यालय से घर जाते समय बहुत सारे चीज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला आपको दिखाई देगा, लेकिन कभी भी मानचित्र में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर जो है वह ए पर जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। समतल के लिए क्या सही नहीं है ये बताना है आप सभी को। तो विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वह विभिन्न सूत्रों को खोजे। दोस्तों विभिन्न सूत्रों को खोज करने की बात कर रहा था, अच्छा जा रहा है, सूत्र रहता तो गलत होता, लेकिन खोज कर रहा था, अच्छा बात है। लेकिन बोला क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पूरा समझाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ये बात नोट करें। कभी भी क्षेत्रफल का अनुमान पहले पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि क्या कि पहले सूत्र पढ़ाओ, इसलिए गलत हो गया। सूत्र की पढ़ाई जो होती है वो बाद में होती है, पहले क्षेत्रफल का बच्चों से अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि बच्चा से आप पूछ रहे हैं कि बताओ इस बोर्ड का, इस श्याम पट्ट का क्षेत्रफल कितना है, अनुमान से बताओ। तो पहले अनुमान वाली पढ़ाई होती है, उसके बाद सूत्र वाली पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ तो गलत बोला है। क्या बोला है भाई कि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात गलत बोला, इसलिए आपका उत्तर बी पड़ गया। भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मुक्त सिरे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इसमें मुक्त सिरे वाला प्रश्न कौन सा है। मुक्त सिरे बोले तो जिसका उत्तर क्या हो, अनेक हो, इन्फिनिटिव हो, बहुत सारे हो, उसको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा कि गत्ते के डिब्बे का आयतन दिया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करे, तो निकाल लेंगे, भाग कर देंगे, आ जाएगा। एक नंबर या उत्तर हो जाएगा, तो मुक्त सिरे वाला नहीं होगा। जिसका उत्तर अनेक हो
चलिए, गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है। चौड़ाई दिया है 4, लंबाई दिया है 5। चौड़ाई लंबाई की 4/5 की है और ऊंचाई चौड़ाई की इतना है, तो डिब्बे का आयतन इतना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पूछ रहा है, तो इसमें 3 उत्तर निकलेगा। तो सबसे बेटर आपका मुक्त उत्तर वाला आपका प्रश्न यही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है कि गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना सही जा रहा है कमेंट में। ठीक है, तो देखिए पदानुक्रम संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, गुणन का पठन योग की अवधारणा पर हुआ है। बोले तो गुणा का जो पढ़ाई होती है वह योग के माने जोड़ की अवधारणा पर हुआ है। अब भाई कहिएगा कैसे, ये बात सही है। जैसे कि 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 × 2 तो 4। ठीक है, तो गुणा का जो है योग से संबंधित होता है। भाग का गठन व्यकलन पर हुआ है। दोस्तों यहाँ सबसे भाग का जो गठन हुआ है व्यकलन पर हुआ है। पूर्णांक का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, ये तो सही है। भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ, ये बात सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलत बात बोला कि भाग का जो गठन है वह व्यकलन पर, व्यकलन बोले तो माइनस पर, ये बात गलत बोला। इसलिए आपका उत्तर जो जा रहा है वह बी पर जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। वांछनीय यहाँ पॉजिटिव क्रियाकलाप पूछ रहा है आप लोगों से। तो भिन्न के प्रतिदिन की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाई जाने के लिए हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भाई नहीं बोला, गलत। बी में है कि प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिए जाना चाहिए। भाई ये तो केवल आधा पढ़ाइएगा, गलत बोला। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। विभिन्न स्थितियों में, अच्छी बात बोला। लेकिन यहाँ पे पृथक वर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये गलत है। चलिए 21 जनवरी का ये लास्ट पेपर, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं अभी तुरंत शुरू करता हूँ 17 जनवरी का पेपर, ताकि आप लोगों को कमी महसूस ना हो। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वांछनीय नहीं है। नेगेटिव पूछा, तो भाई अवधारणाओं को समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूपी का ही अनुकरण का ही, ये आपका नेगेटिव हुआ और नेगेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका उत्तर बी पड़ गया। अब आइए भाई नेक्स्ट 17 जनवरी का पेपर में लेकर के आ गया, फिर से देख लीजिए आप सभी कोई। चलिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए ये आप नोट कर लीजिए, ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मेरे साथियों आपको याद रखना है। एक तो देखना पड़ता है आपको, ज्यामिति में दृश्यकरण आता है, पक्षांतर नहीं होता है, गणितीय में रूपांतरण होता है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताइए, तो दृश्यकरण और रूपांतरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। तो दोस्तों ये आपका कूट दिया हुआ है, तो कूट को देखना पड़ेगा। चलिए उत्तर बताइए। चलिए शुरू करते हैं कूट का। कि गणितीय खेल में व्यस्त बोले तो संलग्न होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं, गलत बात है। आकलन करते हैं, ये गलत बोला। जो गलत है उसको गलत करेंगे भाई, सीधी सी बात है। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करता है। तो मेरे दोस्तों गणितीय खेल जो होता है ना, आनंदमयी अधिगम अनुभव को प्रदान करता है, अच्छा बात है भाई। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाला खेल होता है, तो आम दिनचर्या वाला खेल गणितीय खेल नहीं होता है, ये कुछ हटके होता है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
निम्नलिखित में कौन सा गणितीय शिक्षण उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में न्यूनतम उपयुक्त है? बोले तो नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। चलिए, तो उत्तर आपका क्या होगा? द्विक स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना अच्छी बात है। गणित के प्रति रुचि पोषित करना अच्छी बात है। वास्तविक जीवन के अनुभव को गणित से जोड़ना अच्छी बात है। लेकिन बीज गणितीय चिंतन की कुशलता में विकसित, केवल बीज गणित की बात कर रहे भाई, अरेखीय गणित कहा जाएगा? तो ये नेगेटिव बात हुआ, तो नेगेटिव क्वेश्चन न्यूनतम, तो आपका उत्तर डी पर गया। और जिन्होंने डी किया उन सभी का सही जा रहा है यहाँ। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा वैन हीले के लिए ज्यामितीय विवेचन स्तर के विशेषता का लक्षण नहीं है? बताए कौन सा नहीं है? तो अनुभव पर आश्रित होता है। ज्यामितीय विवेचन लिख लीजिए क्या क्या होता है। अनुभव आश्रित होता है, विकासात्मक होता है, अनुक्रमिक होता है, लेकिन आयु आश्रित नहीं होता है। ठीक है, तो जिन्होंने आपका डी यहाँ पे डी किया उन सभी का सही जा रहा है। और बार बार आप लोगों से पूछता है यहाँ पे डिन्स ब्लॉक के उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। डिन्स ब्लॉक से क्या पढ़ाई नहीं होगा? मैंने दोस्तों डिन्स ब्लॉक से क्या होगा पढ़ाई ये जान लीजिए हमसे। स्थानीय मान होता है, जोड़ होता है, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन होता है। ठीक है, गिनती पढ़ाई जाती है डिन्स ब्लॉक में, लेकिन प्रायिकता जो है वह 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चे में पूर्ण संख्या बोले तो प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? कौन सा होगा इसमें? बोल रहा है आपका एकाकी संगति। प्री नंबर के लिए क्या आता है लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्या के लिए एकाकी संगति जरूरी है, नोट करिए फटाफट। पूर्ण संख्या के लिए एकाकी संगति जरूरी है, पदानुक्रम समझना जरूरी है, लेकिन माप करना जरूरी नहीं है। पुरुष आपको क्या याद रखना है? पुरुष संख्या के लिए दो चीज, एकाकी संगति और पदानुक्रम समावेशन जरूरी है। ये आपको नोट करने वाली बात है, लेकिन मापन नहीं होता है। ये आपका कूट है, और कूट को अच्छे से कूट दिया जाए भाई, मजा आ जाएगा। क्या क्वेश्चन कहता है सुनिएगा कि गणित की कक्षा पे आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों में अद्वितीय गुणों और अनुभव की कुशलता पर ध्यान रखना और सम्मान करना अच्छी बात है। गणितीय निर्देश में भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना ये आपका गलत है। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में प्रकट हो रहा उसे प्रतिबिंबित करना, उसको बताना अच्छी बात है। तो ए और सी चला गया सही। तो जहाँ भी होगा आप लोग मारिए फटाफट। काफ़ी लोगों का उत्तर ए और सी। देखिए जब भी कूट दिखाई नहीं दे आप लोगों को फटाफट बता दीजिए कि कौन कौन सही जा रहा है। बस हो गया, आपका उत्तर हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता क्या है कि निम्नलिखित में कथन गणितीय प्रकृति के बारे में सही है? भाई ए भी आपका आ गया कि गणित की विज्ञान प्रतिमान पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। अच्छी बात है भाई। 53 बोल रहा है। एक सेकेंड। तो पैटर्न पर समझा जा सकता है, ये सही गया। बी पर आते हैं कि गणितीय अमूर्त विचार से संभावित संबंधों का अन्वेषण करना बहुत अच्छी बात है। खोज, क्योंकि गणित तर्क शक्ति पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान। ये आपका गलत हुआ। तो यहाँ आपका उत्तर ए और बी पर चला गया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बताए? मेरे यहाँ प्रॉब्लम नाम का चीज़ ही नहीं भाई, प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप लोग जब भी जवाब देंगे मजा आ जाएगा आपको। कहता है उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक क्या है? उपचार किसका होगा दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक सहायक क्या है? चलिए ऑप्शन बोलता है कि छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित करना। ये आपका गलत है, इससे उपचार नहीं होगा। पुनरावृत्ति से भी नहीं, बच्चा ऊब जाएगा। समस्या समाधान के लिए शिक्षण कुछ हद तक सही जा रहा है, लेकिन गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए विद्यार्थियों में जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करना और विद्यार्थियों को प्रदर्शन में सुधार करना ही उपचार कहलाता है। उपचार मतलब क्या होता है? सुधार। मान लीजिए किसी को बुखार हो गया तो उसको दवा दे करके क्या करते हैं? सुधार करते हैं। तो ये बेटर होता है। एक और चीज़,
कठिनाई का उपचार होता है, कहीं भी कठिनाई होगा तो उपचार करने वाली बात आएगा जरूर। तो ये भी सब ट्रिक आपका आता है, काफ़ी बेटर ट्रिक होता है सब, और इस सब इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं और समझ करके भी निकाल सकते हैं। ये अगला प्रश्न है जो पूरे ध्यान से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के दिख संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? नेगेटिव। तो प्राथमिक स्तर पर तार्किक संक्रामिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यहाँ नहीं निकालना ही गलत आ गया, और नेगेटिव बोल रहा था तो फर्स्ट ही चला गया। तो नेगेटिव प्रश्न आसान होता है, जल्दी से मिलता है नेगेटिव। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, 25 मिनट चल रहा है आप लोगों का समय। निम्नलिखित में कौन सा गणित में रचनात्मक आकलन की विधि है? रचनात्मक आकलन की विधि नहीं है भाई, है ना, नहीं पूछ रहा है। देखिए रचनात्मक आकलन में परियोजना आता है, प्रश्नोत्तरी क्विज आता है, दैनिकी विवरण आता है, लेकिन सत्रांत परीक्षा जो है वह रचनात्मक में नहीं आता है। तो कहेगा सर क्या चीज में आता है? तो योगात्मक में आता है। योगात्मक आकलन में सत्रांत परीक्षा आता है। आप नोट भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि सत्रांत परीक्षा क्या कहलाता है, तो आंसर में आपका रहेगा योगात्मक आकलन। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चा क्या किया, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो जीवन भर के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। ये जो बच्चा है यहाँ पे उसको श्याम पट पर दिया गया जोड़ जोड़ने के लिए, बच्चा क्या किया, इतना लिख दिया। इसको यहाँ पे देना चाहिए, जो सबसे बड़ा सीटेट गलती किया है इसको यहाँ देना चाहिए। देखिए 5 का 5 दे दिया, 6 5 11 लिख दिया। तो जिसको हासिल का जोड़ नहीं आता है दोस्तों, उसमें उत्तर आपका पूर्ण समूहीकरण जाएगा। सही क्या जाएगा? पूर्ण समूहीकरण। जिसको हासिल का जोड़ नहीं आए उसमें पूर्ण समूहीकरण ही मार के आइएगा। तो कहीं भी हो पुनः समूहीकरण या पूर्ण समूहीकरण, ठीक है, आपका उत्तर चला गया। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए पूरे टाइम के अनुसार मैं देख रहा हूं बार बार समय की, आपका समय अधिक नहीं लूं। चलिए गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए त्रुटि के लिए कौन सा सही जा रहा है, यहाँ भी कूट की बात हो गई। तो गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटि कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित करने की क्षमता का अभाव है। ये बात गलत बोला। बच्चा जब गलती कर रहा है तो ये उसको नहीं कह सकते हैं कि उसके पास क्षमता नहीं है, ठीक है, गलत बोला। चलिए उसके आगे बोल रहा है क्या कि त्रुटियां गणित के भ्रांति के बारे में अंतर्दृष्टि देता है, बोले तो समझ देता है, अच्छी बात है। शिक्षक को छात्रों से ऐसे प्राप्त रूप से चुनौती कार्य देने चाहिए जिसमें त्रुटियां होने की संभावना हो, त्रुटि से बच्चा सीखेगा, अच्छी बात है। तो यहाँ उत्तर आपका बी और सी पर चला गया। अगला प्रश्न है पोलिया साहब का है, तो मैं स्पेशल वीडियो भी बनाया था पोलिया के बारे में। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित समस्या समाधान के लिए न्यूनतम है? बोले तो नहीं बोला है जॉर्ज पोलिया साहब ने। तो देखिए एकमात्र सबसे पहले ही गलत हो जाता है, चाहे जो भी हो। सभी के बारे में पोलिया साहब बोले हैं, लेकिन एकमात्र के बारे में नहीं बोले। तो आज का लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है, और लास्ट प्रश्न समाप्ति के समय में आपका आ गया कूट। और कूट को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए क्रम में निरूपित करें। सबसे पहली बात मैं एक सूचना दे देता हूं कि जब भी ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले कूट को देख ले, नीचे करके कंप्यूटर स्क्रीन को देख ले कि क्या बोल रहा है, कहीं क्रम में तो सजाने के लिए नहीं ना बोल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्रम में सजाने के लिए क्या चीज के बारे में मैं इतना बेटर ट्रिक से बता दूंगा इसको कि शायद इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। बोला क्या? भिन्न की अवधारणा के बारे में। तो भिन्न के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा दोस्तों, सबसे पहले बच्चा को देखने वाला चीज के बारे में बताइएगा। तो देखने वाला चीज क्या है? तो कागज को मोड़ करके क्रियाकलाप कराएंगे, बच्चा के सामने में मोड़ेंगे, बच्चा को बोलेंगे मोड़ो। एक बार मोड़ेगा तो 1/2 बोलेंगे, है ना। वृत्ताकार पट्टी को मोड़ो, आयताकार पट्टी को मोड़ो। तो सबसे पहले मोड़ने की बात करेंगे। उसके बाद जब मोड़ेंगे ना दोस्तों, मान लीजिए एक वृत्ताकार है, इसको एक बार मोड़ दिए,
इसको 2 बार मोड़ दिए तो 2 बार मोड़ दिए तो 1/4 हो गया, 4 खंड हो गया तो 1/4। तो जब मोड़ लिए, सुनिए शायद कभी नहीं भूलिएगा, सबसे पहले तो कागज को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद पता चलेगा कि कितना बार मोड़ा गया है। ये देखिए कितना बार मोड़ा गया, इसको लिखेंगे 1/2। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे बाटा के रूप में दिखाना, ठीक है, बाटा के रूप में लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब बाटा के रूप में दिखा देंगे कि हाँ ये इतना है, दिखाने के बाद उसको श्यामपट्ट पर लिख देंगे, हो गया। भिन्न के लिए क्या करना है, फिर से सीख जाइए। पहले कागज को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद में उसको बाटा के रूप में दिखा देंगे, दिखाने के बाद श्यामपट्ट पर लिख देंगे। तो आपका उत्तर हो गया BCA। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, रुकिए थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको समय बता देता हूँ, 30वां मिनट और 30 प्रश्न चल रहा है ना। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके जाइएगा। और काफ़ी लोग वीडियो ऐसे ही देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग वीडियो देख पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।